अगर मैं आपसे कहूँ कि एक और एक मिलकर हमेशा दो नहीं होते, तो शायद कोई भी मुझे ना मैथ्स में फेल घोषित कर देगा। हाँ, मतलब बेसिक लॉजिक तो यही कहता है कि दो ही होने चाहिए। बिल्कुल। सच में बहुत सटीक है। इसका पूरा फोकस एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और रियल लाइफ कम्युनिकेशन में एक्यूरेसी लाने पर रखा गया है। क्योंकि देखिए, सिंटैक्स किसी भी सेंटेंस की ना एक नींव होती है। अगर नींव ही गलत बन गई तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। बिल्कुल। चलिए शुरुआत करते हैं ग्रामर के उस सबसे बेसिक नियम से। वेलकम टू मंजिल विद अंसारी। हाँ, यही है आपकी मंजिल, मंजिल विद अंसारी के साथ, जिसे नोट्स में द गोल्डन रूल कहा गया है। तो लेट्स अनपैक दिस। ये नियम आखिर कहता क्या है? गोल्डन रूल का एकदम सीधा सा मंत्र है। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। इसको आप ऐसे समझिए कि सेंटेंस की एक गाड़ी है और उसमें सब्जेक्ट हमेशा ड्राइवर की सीट पर बैठा होता है। अच्छा, ड्राइवर। हाँ, और वर्ब को हमेशा पैसेंजर बनकर ड्राइवर के हिसाब से ही चलना पड़ता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी किसी एक अकेले इंसान या चीज की बात हो रही है, तो वर्ब भी अकेलेपन वाली आएगी, यानी सिंगुलर ही आएगी। इन नोट्स में इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया है, एस एस प्लस एस वी, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। ठीक है, यानी अकेला सब्जेक्ट तो अकेली वर्ब। ये तो लॉजिकल लग रहा है। हाँ, और इसका दूसरा हिस्सा भी उतना ही सिंपल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है गाड़ी में, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, यानी कि पीएस प्लस पीवी, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। चलिए इसको ना थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं। चीट शीट में एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। मोहन वॉज ऑलवेज लेट। अब यहाँ मोहन एक अकेला इंसान है। ड्राइवर अकेला है। ड्राइवर अकेला है, बिल्कुल। तो उसके साथ हमने वॉज लगाया, जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। ये सेंटेंस लॉजिकली एकदम सही बैठता है। पर अगर कोई सोचे कि चलो थोड़ा अजीब ट्राई करते हैं और बोले मोहन वर ऑलवेज लेट, तो ये ग्रामर की नज़र में एक भयंकर एक्सीडेंट ही होगा, है ना? सही कहा आपने। सुनने में ये कॉन्सेप्ट अभी बच्चों का खेल लगता है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी चीज आती है जिसे नोट्स में बहुत बड़े रेड लेटर्स में द बिग कंफ्यूजन लिखा गया है। ओह, द बिग कंफ्यूजन, ये क्या है? ज्यादातर पढ़ने वाले यही आकर ठोकर खाते हैं, क्योंकि यहाँ ग्रामर एक ऐसी पलटी मारता है जो दिमाग के सारे एस्टैब्लिश्ड लॉजिक हिला देती है। ये कंफ्यूजन दरअसल जुड़ी है किसी शब्द के आखिर में एस या ईएस लगाने के नियम से। क्योंकि बचपन से हम सब यही तो सीख रहे हैं कि अगर किसी चीज के आगे एस लग गया तो वो चीज बढ़ जाती है, यानी एक से ज्यादा हो जाती है। जैसे एप्पल का एप्पल्स बन जाता है। और यहाँ इन नोट्स में लिखा है कि वर्ब में एस लगने से वो छोटी यानी सिंगुलर हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। ये तो बेसिक कॉमन सेंस के बिल्कुल उल्टा है। मैं तो हमेशा एस को प्लूरल ही मानकर चलती थी। और यहाँ पर ना, आप अकेले नहीं है। आधी से ज्यादा दुनिया यही गलती करती है। नाउन और वर्ब के जो एस और ईएस के नियम हैं, वो एक दूसरे के बिल्कुल दुश्मन, एकदम ऑपोजिट चलते हैं। अच्छा। देखिए, जब आप किसी नाउन यानी किसी नाम या चीज में एस जोड़ते हैं, तब जाकर वो प्लूरल बनता है। जैसे आपने कहा, एक बॉय में एस लगाया तो बॉयज बन गया। लेकिन वर्ब की दुनिया आईने की तरह एकदम उल्टा रिफ्लेक्शन दिखाती है। तो इसका मतलब जब मैं रीड यानी पढ़ना, जो कि एक वर्ब है, उसमें एस लगाती हूँ और उसे रीड्स बनाती हूँ, तो वो प्लूरल नहीं बन रहा है। बिल्कुल नहीं, वो सिंगुलर बन रहा है। रीड्स, राइट्स, प्लेज, जिसमें भी एस लगाए ना, वो एक अकेले इंसान के लिए बना है। और जब आप वो एस हटा देते हैं, तब जाके वो वर्ब प्लूरल बन जाती है। मुझे ना इसको समझने के लिए अपने दिमाग में एक चित्र बनाना पड़ेगा। मैं इसको एक गार्डन वाले झूले यानी एक सीसॉ की तरह देख रही हूँ। सोचिए कि एक सेंटेंस एक सीसॉ है। एक तरफ सब्जेक्ट बैठा है और ठीक दूसरी तरफ वर्ब बैठी है। अब दोनों तरफ वजन बराबर होना चाहिए, वरना झूला तो टूट जाएगा। हाँ, ये नॉलेज ही बहुत जबरदस्त है। नाउन वाली साइड पर एस का वजन बढ़ता है, यानी बॉयज प्लूरल हो जाता है। तो उस झूले को बैलेंस करने के लिए मुझे वर्ब की साइड से एस का वजन हटाना पड़ेगा। इसलिए मैं वहां बिना एस वाली वर्ब रखूंगी, जैसे प्ले, जी, जो कि प्लूरल वर्ब है। तो बनेगा बॉयज प्ले। एकदम परफेक्टली बैलेंस हो गया झूला। पर अगर नाउन अकेला है, हल्का है, उसमें एस नहीं है, जैसे सिर्फ बॉय लिखा है, तो झूला एक तरफ झुकने लगेगा। इसको ठीक करने के लिए मुझे ठीक दूसरी तरफ यानी वर्ब पर एस का भारी वजन रखना पड़ेगा। तो प्ले बन जाएगा प्लेज, यानी सिंगुलर वर्ब। तो ये हो जाएगा बॉय प्लेज। एक तरफ एस रहेगा
पर दोनों तरफ एक साथ नहीं आ सकता। मैं ये विजुअल एग्जाम्पल आगे ज़रूर यूज़ करूँगा। ये पक्की दोस्ती नहीं बल्कि एक परफेक्ट पार्टनरशिप है, जहाँ एक दूसरे की कमी को पूरा किया जा रहा है बैलेंस के लिए। पर याद रखिए, लॉजिक चाहे जितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, दुनिया में हमेशा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें रूल्स तोड़ने में ही मज़ा आता है। रेबल्स। मुझे लगी रहता कुछ ना कुछ लोचा आएगा। हाँ, और भाषा की दुनिया में भी ऐसे रेबेलियस वर्ड्स होते हैं जो इस सीसॉ पर ठीक से बैठने से ना पूरी तरह इनकार कर देते हैं। और इनमें सबसे ऊपर आते हैं आई और यू। ओह! ये दोनों तो सच में मेरे लिए सरदर्द रहे हमेशा से। अगर मैं आई की बात करूँ, आई का मतलब है मैं अकेली हूँ, सिंगल हूँ। तो लॉजिकली उस सीसॉ पर मुझे सिंगुलर वाली ही सारी चीज़ें चाहिए होंगी। पर इस आई के नखरे ही अलग हैं। ये अपने टेंस के हिसाब से पूरा रूल बदलता रहता है। बिल्कुल बदलता है। जैसे कंटिन्यूअस टेंस में हम कहते हैं आई एम अ टीचर। चलो यहाँ तक तो इसने सिंगुलर रूल माना, एम लग गया। पर पोजेशन की बात आते ही मैं कहती हूँ आई हैव अ कार। अब हैव तो एक प्लूरल वर्ब है, तो अकेले आई के साथ ये प्लूरल वर्ब क्यों लग रही है अचानक से? इसका सीधा सा जवाब ना इसके इतिहास में छुपा हुआ है। देखिए, भाषा में कुछ गलतियां इतनी बार दोहराई जाती हैं कि वो समय के साथ स्टैंडर्ड बन जाती हैं। आई हमेशा से एक स्पेशल प्रोनाउन रहा है, जिसको ना सबसे ज्यादा अहमियत मिलती है हर भाषा में। हम्म। फर्स्ट पर्सन होने के नाते इंग्लिश के एवोल्यूशन में इसने हैव जैसी प्लूरल फॉर्म को अपने हक में ले लिया, ताकि इसका वजन और एम्फेसिस थोड़ा ज्यादा हैवी लगे सुनने में। एक तरह से ईगो वाली बात हो गई उसकी। बिल्कुल। पर अगर आई का थोड़ा बहुत ईगो है, तो यू का मामला तो उससे भी 2 कदम आगे है। चीट शीट साफ बताती है कि यू हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेता है, चाहे एक इंसान खड़ा हो सामने या 1000 खड़े हों। ये पॉइंट मुझे हमेशा कंफ्यूज करता था सच में। अगर मैं एक अकेले स्टूडेंट को पॉइंट करके बोल रही हूँ कि यू आर अ स्टूडेंट, तब भी आर लग रहा है। और मैं पूरी क्लास को बोल रही हूँ यू आर स्टूडेंट्स, तब भी आर लग रहा है। पर अगर सब्जेक्ट सामने एक ही खड़ा है मेरे, तो यू इज बोलना क्यों गलत है ग्रामर में? इसमें आखिर लॉजिक क्या लग रहा है? इसका मैजिक एक हिस्टोरिकल आहा मोमेंट में है जो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। बहुत साल पहले पुरानी इंग्लिश में ना यू सिंगुलर होता ही नहीं था। अच्छा। हाँ, एक अकेले इंसान के लिए शब्द था थाओ, जैसे बोलते थे ना, दाउ आर्ट, दाउ हैस्ट। यू का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक से ज्यादा लोगों के लिए यानी प्लूरल के लिए होता था। पर समय के साथ थाओ बोलना लोगों को थोड़ा इनफॉर्मल या डिसरिस्पेक्टफुल लगने लगा। वो जैसे हम तू बोलते हैं। एग्जैक्टली। तो ताकतवर और अपर क्लास लोगों ने एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने के लिए अकेले होने पर भी यू बोलना शुरू कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे हिंदी में हम एक अकेले बड़े इंसान को आप बोलते हैं इज्जत देने के लिए। ओहो, यानी यू दरअसल एक आदर देने वाला, रिस्पेक्ट वाला प्लूरल था, जो धीरे धीरे इतना पॉपुलर हो गया कि उसने बेचारे थाव का वजूद ही मिटा दिया। सही पकड़ा आपने। और क्योंकि यू अपने ओरिजिन में ही प्लूरल था, तो उसने अपनी वो प्लूरल वर्ब कभी नहीं छोड़ी। इसलिए आज चाहे इंसान एक हो या अनेक हो, यू हमेशा आर, हैव या बिना एस वाली वर्ब ही लेता है अपने साथ। ये हिस्ट्री जानकर ना अब लगता है कि रूल्स बनाए नहीं गए हैं किसी किताब में, बस हिस्ट्री के इन एक्सीडेंट्स से पैदा हो गए हैं। चलिए, प्रोनाउंस की ईगो समझ आती है थोड़ी बहुत, पर इस चीट शीट में वर्ब्स की लिस्ट में ना 2 और शब्दों को रेबल बोला गया है, नीडेंट और डेरेंट। नीड यानी जरूरत और डेयर यानी हिम्मत। हाँ, ये दोनों बहुत यूनिक केस हैं। मुझे ना ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों को बेसिक रूल से ऐसी छूट क्यों मिली हुई है। अगर सब्जेक्ट शी है, एकदम सिंगुलर है, तो रूल के हिसाब से वर्ब में एस लगना ही चाहिए। शी नीड्स होता है ना नॉर्मल, तो फिर शी नीड्संट को गलत क्यों हो जाता है? देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन आना लाजमी है क्योंकि यहाँ आंखों का धोखा हो रहा है। यहाँ सारा खेल एक छोटे से शब्द का है और वो है नॉट, जिसे इन शब्दों में ना एन और एपोस्ट्रोफी टी की तरह जोड़ा गया है। जब हम नीड या डेयर में नॉट जोड़ते हैं तो उनका किरदार पूरी तरह से बदल जाता है सेंटेंस में। वो आम वर्ब्स रहते ही नहीं बल्कि मार्जिनल ऑक्सिलरी बन जाते हैं। ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब, पर मार्जिनल क्यों बोल रहे हैं इसको? मार्जिनल इसलिए क्योंकि ये बाउंड्री पर खड़े होते हैं। ये आम वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच के आप कह सकते हैं लाइन क्रॉसर्स हैं। और ग्रामर का सख्त नियम ये है कि जब ये नीडेंट या डेरेंट बन जाते हैं तो ये अपने बेसिक प्लूरल फॉर्म में ही लॉक हो जाते हैं हमेशा के लिए। इन पर एस या ईएस लगाने का जैसे एक ताला लग जाता है। एक मिनट,
तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा सब्जेक्ट चाहे जोर जोर से चिल्ला कर कहे कि भाई मैं सिंगुलर हूं, मुझे एक एस दे दो बैलेंस के लिए, इन शब्दों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एकदम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन नोट्स का एग्जाम्पल बहुत क्लियर दिया हुआ है। देखिए, शी नीडंट गो देयर। अब यहाँ शी सिंगुलर है, पर नीडंट में कोई एस नहीं लगा, नीड्सन नहीं बोला गया। वैसा ही डेरन के साथ है, जैसे ही डेरेंट अपोज हिज फादर, वहां भी डेरेंट्स नहीं आया। रुकिए, मैं ना इस लॉजिक को टेस्ट करना चाहती हूँ। अगर ये सारी रिबेलियस अकड़ इस नॉट की वजह से आ रही है, तो मैं इस नॉट को ही हटा देती हूँ ना। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, जिसमें मैं इनकार नहीं कर रही, तब क्या होगा? वाह, आपने ठीक उसी पॉइंट पर उन्हें पकड़ लिया जहां नोट्स में एक बड़ा सा मेन वर्ब अलर्ट लगा हुआ है। अच्छा। हाँ, अगर आप नॉट निकाल देते हैं तो इनका ये जो मार्जिनल ऑक्सिलरी वाला सुपरसूट था ना, वो इनके बदन से उतर जाता है। वो वापस आम जिंदगी में एक आम मेन वर्ब की तरह लौट आते हैं। और जैसे ही वो आम वर्ब बनते हैं, उन्हें अपना नॉर्मल रूल मानना ही पड़ता है। तब उनमें एस लगाना जरूरी हो जाता है। उदाहरण के लिए, ही डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टीज। अब क्योंकि नॉट गायब है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही के साथ डेयर में एस लग गया आराम से। वाह, ये तो बिल्कुल किसी बटन या स्विच की तरह काम कर रहा है। नॉट का स्विच ऑन किया तो रूल टूट गया, स्विच ऑफ किया तो रूल वापस अपनी जगह पर आ गया। ये डिटेल सच में बहुत गहरी है पढ़ने वालों के लिए। खैर, अब तक तो हम एक ऐसी ज़मीन पर चल रहे थे जहाँ कम से कम रूल्स और थोड़ी बहुत कंडीशंस अप्लाई हो रही थीं। पर अब इस डीप डाइव के उस सबसे अजीब हिस्से की तरफ मुड़ते हैं जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। वो हिस्सा जहाँ सारे लॉजिक की दरवाजे के बाहर निकल जाते हैं और भाषा ना बिल्कुल नए रास्ते पर चल पड़ती है। इसको इस चीट शीट में द मूड स्विंग्स का नाम दिया गया है। देखिए, लैंग्वेज जो है ना, वो सिर्फ ठोस सच्चाई या फैक्ट्स बोलने की मशीन तो नहीं है। इंसान होने के नाते हम कल्पनाएं करते हैं, सपने देखते हैं, लोगों को आशीर्वाद देते हैं। और जब बातचीत में ऐसी स्थिति यानी ऐसा मूड आता है, तो ग्रामर खुद को बदल लेती है, ताकि सुनने वाले को तुरंत एहसास हो सके कि हम हकीकत की नहीं बल्कि सपनों या कल्पना की बात कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना मैं अपने दिमाग में एक हाइपोथेटिकल स्टेज प्ले जैसा सेट बनाती हूँ। जी। जैसे थिएटर में जब पर्दे उठते हैं तो वहां बैठे सब लोगों को पता होता है कि ये असली जिंदगी नहीं चल रही है, ये एक नाटक है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। इन नोट्स में 2 ऐसी स्टेज प्लेज या मूड्स का जिक्र किया गया है, सपोजिशनल और ऑप्टेटिव। तो पहले सपोजिशनल मूड की बात करते हैं। ये आखिर क्या किस्सा है? सपोजिशनल का एकदम सीधा सा मतलब है कोरी कल्पना या हाइपोथेसिस। एक ऐसी चीज जो सच नहीं है, बस आप अपने दिमाग में विश कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना, काश ऐसा होता। हाँ, काश। और यहाँ रूल यह है कि इस काल्पनिक दुनिया में सब्जेक्ट चाहे अकेला हो या फिर वहां बहुत सारे लोग हों, वर्ब हमेशा वर ही आएगी, WERE। यहाँ इस नाटक में वॉज का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यहाँ इस चीट शीट में एक बड़ा रोमांटिक सा एग्जाम्पल दिया है, आई विश मनीषा वर माई वाइफ। अब ध्यान दीजिए इस पर। नॉर्मल हकीकत वाली दुनिया में अगर हम देखें तो मनीषा एक सिंगुलर इंसान है। बिल्कुल। हम नॉर्मल बात में कहेंगे मनीषा वॉज रीडिंग, पर क्योंकि ये सेंटेंस आई विश से शुरू हो रहा है, ये इंसान अब अपनी विश की एक काल्पनिक स्टेज पर खड़ा होकर आकर, और इस स्टेज पर आते ही ग्रामर अपना पुराना रूल छोड़कर ये व पहन लेती है ना? एकदम सही पकड़ा। यहाँ वर किसी प्लूरल चीज को नहीं दिखा रहा है, जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं। वर इंग्लिश ग्रामर की वो कॉस्ट्यूम है जो वर्ब आकर पहनती है, ताकि पढ़ने वाले को तुरंत एक सिग्नल मिल जाए कि सुनो भाई, ये जो आगे लिखा है ये सच नहीं है, ये सिर्फ एक अनरियल सिचुएशन है, नाटक चल रहा है। अगर कोई यहाँ नॉर्मल मैथ वाला लॉजिक लगाकर लिखता है आई विश मनीषा वॉज माई वाइफ, तो वो टेक्निकल रूप से ग्रामर का मर्डर ही कर रहा है वहां पर। ये वर्ब एज अ कॉस्ट्यूम वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत क्लियर लग रहा है समझने में, एक फ्लैशिंग सिग्नल की तरह। अच्छा, अब जरा दूसरा मूड देखते हैं, ऑप्टेटिव मोड। ये क्या चीज है? ऑप्टेटिव का सिंपल मतलब होता है दुआ मांगना या किसी को आशीर्वाद देना। जब हम यूनिवर्स या किसी हायर पावर से ना प्रे करते हैं। इस मूड की पेक्यूलियरिटी ये होती है कि चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर क्यों ना हो, उसमें वर्ब को हमेशा प्लूरल ही आना पड़ता है। जैसे एक बड़ा पुराना और मशहूर फ्रेज है, गॉड सेव द किंग। अब यहाँ मेरा दिमाग फिर से घूम जाता है थोड़ा। गॉड यानी भगवान, वो तो एक है, सिंगुलर है,
तो हमारे उस सीसॉ वाले रूल से यहाँ वर्ब पर एस आना चाहिए था वजन बराबर करने के लिए कि गॉड सेव्स द किंग, पर वहां तो सेव लिखा हुआ है जो कि एक प्लूरल वर्ब है। ऐसा क्यों हो रहा है? किसी आशीर्वाद में ऐसा क्या अजीब सा जादू है? जादू दरअसल किसी आशीर्वाद में नहीं है, बल्कि एक ऐसे शब्द में है जो यहाँ से गायब हो चुका है वक्त के साथ। एक छुपा हुआ भूत कह सकते हैं आप इसको। छुपा हुआ भूत मतलब? हाँ, असली सेंटेंस दरअसल हिस्ट्री में होता था, मे गॉड सेव द किंग। अच्छा, MAY। हाँ, और यहाँ जो मे शब्द है वो एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब का बेसिक फॉर्म ही आता है, इसलिए सेव आता था। पर वक्त के साथ बोलचाल में लोगों ने थोड़ा आलसी होकर इस मे को बोलना ही छोड़ दिया, पर इसका जो ग्रामेटिकल असर था ना, वो पीछे हमेशा के लिए रह गया। वाओ। इसलिए अब सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद हम प्लूरल वर्ब सेव का ही इस्तेमाल करते हैं वहाँ। अगर आप इसे नॉर्मल बनाकर गॉड सेव्स द किंग बोलेंगे ना, तो इसका मतलब दुआ नहीं रहेगा, ये बस एक नॉर्मल फैक्चुअल स्टेटमेंट बन जाएगा। जैसे हम कहते हैं बैंक सेव्स मनी, वैसे ही गॉड सेव्स द किंग यानी भगवान राजा को बचाता है, उसमें वो काश या आशीर्वाद वाली फीलिंग ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वाओ, गायब हो चुके एक शब्द का असर अभी भी भाषा में जिंदा है। ये वाकई में किसी रहस्यमयी इतिहास वाले किस्से से कम नहीं लग रहा। खैर, इस स्टेज प्ले और इन मूड्स की अजीब दुनिया से निकलकर अब वापस अपने नॉर्मल मैथ्स और नंबर्स की दुनिया में लौटते हैं। अभी हम शुरू में 1+1 की बात कर रहे थे, तो एक बड़ा ही मासूम सा शब्द है ग्रामर में, एंड, AND। और सबसे बड़े धोखे भी यही मासूम सा एंड देता है हमें। इसको इन चीट शीट के नोट्स में बहुत क्लियरली दी एंड पैराडॉक्स बोला गया है। तो सब ठीक लगता है, रवि एक है और कवि दूसरा, मिलकर प्लूरल बन गए और वर्ब भी उनके साथ प्लूरल हैव आ गई, 1+1=2 हो गया। लेकिन अगले ही स्लाइड में पेयर्ड वर्ड्स को एक्सेप्शन की कैटेगरी में डाल दिया गया है अचानक से। ब्रेड एंड बटर दो अलग चीजें होने के बावजूद वहां सिंगुलर क्यों है? ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट बोलने पर मेरी मार्कशीट पर टीचर का लाल पेन क्यों चल जाएगा? क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा, भाषा मैथ्स नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ नंबर से ज्यादा ना आइडिया या कॉन्सेप्ट पर जोर होता है। जब दो चीजें मिलकर एक यूनिफाइड आइडिया यानी एक सिंगल कॉन्सेप्ट बनाती हैं दिमाग में, तो वो प्लूरल नहीं रहती, फिर वो जुड़कर एक बन जाती हैं। अच्छा, यूनिफाइड आइडिया। हाँ, देखिए, आप ब्रेड और बटर को अलग अलग कच्चा तो नहीं खाते हैं ना, वो दोनों जब एक साथ मिलते हैं तब जाकर एक नाश्ता बनते हैं। एक यूनिटी का कॉन्सेप्ट है वहां, इसलिए वह वहां सिंगुलर ही आएगी। सेंटेंस होगा, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो ठीक है, ये यूनिटी वाला रूल मुझे समझ में आ गया, पर ग्रामर बगावत के बिना तो आगे नहीं बढ़ती कभी। तो क्या कोई ऐसा पेयर भी है जहां यूनिटी बनने के बाद भी प्लूरल लगता हो? बिल्कुल। इंग्लिश लैंग्वेज अपने एक्सेप्शन से बाज कहाँ आती है। कुछ पुराने फ्रेजेस अभी भी ऐसे हैं जहां दोनों चीजों की ताकत इतनी ज्यादा इंडिपेंडेंट होती है कि वो एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते। चीट शीट इसका एक बहुत प्राइम एग्जांपल देती है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। टाइम एंड टाइड। यहां ध्यान दीजिए, वेट्स नहीं लिखा है, वेट लिखा है, यानी प्लूरल फॉर्म। क्योंकि समय यानी टाइम और लहरें यानी टाइड, ये दोनों मिलकर एक नाश्ता या कोई एक सिंगल यूनिट नहीं बनाते। ये प्रकृति की दो अलग अलग ताकतें हैं, इसलिए इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगती है। इनको मिला नहीं सकते हम। ये तो बात हो गई आइडियाज और ताकतों के थोड़े डीप लेवल पर इन नोट्स के अगले हिस्से में ना एक ऐसी ट्रिक बताई है जो मेरे हिसाब से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर सेटर का सबसे मनपसंद हथियार होगा पक्का, खासकर उन बच्चों के लिए जो बस स्पीड रीडिंग करते निकल जाते हैं। इन्होंने इसको नाम दिया है द आर्टिकल ट्रिक। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए ना, ये आर्टिकल कैसे किसी के भी फ्री में मार्क्स कटवा सकता है एग्जाम में। ये रूल सच में एक चमत्कार भी है और उतना ही खतरनाक ट्रैप भी। आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द। रूल का बेस एकदम सीधा सा है, और अगर इसे मैं बस एक लाइन में कहूं, जितने आर्टिकल्स उतने ही इंसान। जितने आर्टिकल्स उतने इंसान। बिल्कुल। पढ़ते वक्त आपको दिमाग नहीं लगाना, बस ये गिनना है कि उस सेंटेंस में आर्टिकल कितनी बार प्रिंट हुआ है। चलिए रुक कर इसको जरा प्रोसेस करते हैं। इसका एक टेस्ट केस लेते हैं नोट से। सेंटेंस है, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर। आम स्पीड रीडर अगर मेरी तरह होगा तो इसको पढ़ेगा और सोचेगा ठीक है, एक प्रिंसिपल है, बीच में एंड लगा है, फिर सेक्रेटरी है, एक और एक मिलाकर 2 लोग हो गए। पर इस ट्रिक के हिसाब से मुझे काउंटिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर। सही कहा। पहला शब्द यहाँ क्या है?
द जो प्रिंसिपल के ठीक आगे लगा हुआ है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 1। ठीक है, एक आर्टिकल मिला। और आगे बढ़ते हैं गिनते हुए। बीच में एंड है और उसके बाद सीधा सेक्रेटरी लिखा हुआ है। सेक्रेटरी के आगे मुझे कोई एन या द नहीं दिख रहा। इसका सीधा सा मतलब है कि सेंटेंस में टोटल कितने आर्टिकल हुए? सिर्फ एक ही हुआ। और हमारा द आर्टिकल ट्रिक का रूल कहता है जितने आर्टिकल्स उतने इंसान। तो क्योंकि सेंटेंस में एक ही आर्टिकल प्रिंट हुआ है, इसका मतलब वहां इंसान भी एक ही खड़ा है। ये एक ही व्यक्ति है जो शायद प्रिंसिपल की कुर्सी पर भी बैठता है और वही सेम व्यक्ति सेक्रेटरी का काम भी संभालता है। इंसान क्योंकि एक है तो सिंगुलर वर्ब वॉज लगानी पड़ेगी। परफेक्ट, एकदम सही समझे आप। अब जरा इस ट्रिक को हल्का सा बदलते हैं। अगर एग्जाम पेपर में सेंटेंस थोड़ा सा चेंज करके लिखा आता है, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर देयर। ओके, लेट मी काउंट अगेन। पहला द आया, प्रिंसिपल के ठीक आगे एक, फिर एंड के बाद दूसरा द प्रिंट हुआ है सेक्रेटरी के ठीक आगे 2। तो टोटल आर्टिकल काउंट हो गए 2। यानी इसका मतलब ये 2 बिल्कुल अलग अलग इंसान हैं। एक प्रिंसिपल साहब हैं कोई और एक कोई और सेक्रेटरी वहां पर है। 2 अलग लोग हैं, तो उनके लिए प्लूरल वर्ब बिल्कुल ठीक लगी है सेंटेंस में। Exactly. इसे मैं अपने दिमाग में कुछ ऐसे विजुलाइज कर रही हूँ जैसे कोई इंसान स्टेज पर आता है और उसने अपने सर पर 2 अलग अलग हैट्स या टोपियां पहन कर रखी हैं। एक टोपी प्रिंसिपल की है और दूसरी टोपी सेक्रेटरी की। इंसान भले ही अपने सर पर 2 टोपी पहन ले, रहेगा तो वो अकेला ही ना। तो वर्ब वहां उस इंसान के हिसाब से आएगी, यानी सिंगुलर। पर सच कहूं तो बिना ध्यान और फोकस से पढ़ने वालों के लिए कितना बड़ा धोखा हो सकता है। और यही सेम लॉजिक एकदम एग्जैक्ट सेम तरीके से एडजेक्टिव्स यानी विशेषण पर भी काम करता है। जैसे फर्ज कीजिए किसी जानवर का रंग। नोट्स में इसके लिए एक ब्लैक एंड व्हाइट कैट वाली ट्रिक समझाई गई है जो बहुत यूजफुल है। हाँ, वो बिल्ली वाला एग्जाम्पल। अगर सेंटेंस में लिखा है अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट वॉज म्यूइंग, यहां ध्यान दे तो ए सिर्फ एक बार शुरू में आया है ब्लैक के आगे। इसका सीधा सा लॉजिक फिर यही बनेगा कि वहां कैट यानी बिल्ली एक ही है, बस उस बिल्ली के कोट पर 2 अलग अलग रंग हैं एक साथ, काले और सफेद धब्बे हैं उस पर। बिल्ली क्योंकि एक ही है तो उसके साथ वर्ब वॉज आएगी। बिल्कुल सही। पर अगर कोई इसे लिख दे अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट, तो अब यहाँ इस छोटे से सेंटेंस में 2 ए लग गए प्रिंट हो पर, जिसका मतलब है कि वहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग बिल्लियां घूम रही हैं। एक पूरी ब्लैक है और एक पूरी तरह से वाइट। इसीलिए वहाँ पर हमें वर्ड लगाना पड़ेगा। एक छोटी सी ए की प्रेजेंस पूरी तस्वीर बदल कर रख देती है दिमाग में। देखिए, भाषा की बारीकियां ऐसी ही मजेदार होती है। और अब हम आते हैं इस पूरी चीट शीट के आखिरी और मैं कहूँगा सबसे बड़े ताकतवर कॉन्सेप्ट पर। ओके, ब्रिंग इट ऑन। अभी तक हमने देखा कि एंड किस तरह से वर्ड्स को जोड़कर उन्हें प्लूरल बनाने की कोशिश हमेशा करता है, जब तक कि कोई एक्सेप्शन ना आ जाए वहां। पर ग्रामर की इस अजीब दुनिया में कुछ ऐसे वर्ड्स भी पाए जाते हैं जो इस एंड की दोस्ती को किसी ताकतवर ईंट की दीवार की तरह आकर तोड़ देते हैं। और वो 2 शब्द हैं ईच और एवरी। ECH और EVER। हाँ, इनको इन नोट्स में डिस्ट्रीब्यूटिव ताकत वाला शब्द कहा गया है। एक सेंटेंस है यहाँ नोट्स में, ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज रेड। अच्छा, अब मुझे इसमें प्रॉब्लम ना ये लग रही है कि यहाँ पहले पेन है, फिर बीच में वही हमारा धोखेबाज एंड खड़ा है और फिर वहाँ पेंसिल है। तो साफ दिख रहा है कि 2 अलग चीजें जुड़ रही हैं आपस में। तो हमारा 1 + 1 तो 2 होना चाहिए ना यहाँ पे। फिर आगे जाकर इन दोनों चीजों के लिए अचानक से सिंगुलर वर्ब इज क्यों आ रही है सेंटेंस में? एंड यहाँ बेअसर कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ जो शब्द है ना ईच, जिसका मतलब होता है हर एक, उसने आकर अपना काम कर दिया है चलती लाइन में। देखिए, अच्छा। ईच और एवरी ग्रामर में डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स कहलाते हैं। इनका जो बेसिक नेचर है वो चीजों को मिलाना नहीं है, बल्कि बांटना या तोड़ना है। ये ग्रुप बनाने के एकदम खिलाफ चलते हैं। अच्छा, तोड़ने का काम करते हैं। हाँ, आप इनको एक बीम फ्लैशलाइट की तरह इमेजिन कीजिए, जो पूरे ग्रुप पर एक साथ रोशनी नहीं डालती, बल्कि एक एक करके फोकस डालती है चीजों पर। जब सेंटेंस हमसे कहता है ईच पेन एंड ईच पेंसिल, तो हमारा दिमाग उन सबको मिलाकर एक डब्बे में इकट्ठा नहीं देखता, बल्कि वो एक एक आइटम को उठाकर उसको अलग अलग टेस्ट करता है कि रेड है या नहीं है।
क्योंकि हमारा फोकस हर पल सिर्फ और सिर्फ एक ही आइटम पर होता है, इसलिए आगे चलकर जो वर्ब उसके साथ लगती है ना, वो भी हमेशा एक वाली यानी सिंगुलर ही होती है वहां। और फोकस सिंगल कर देता है। पर इसी ईच के साथ इन नोट्स में एक ऑफ सेलेक्टर रूल भी लिखा हुआ है अगली लाइन में। उदाहरण के लिए, ईच ऑफ दीज 4 पेन्स इज रेड। अब यहाँ 4 पेन्स यानी 4 पेन लिखा हुआ है। नाउन तो पूरी तरह से अपनी प्लूरल फॉर्म में दिख रहा है मुझे, एस लगा हुआ। तो आगे इज कैसे आ गया इसके साथ? आमतौर पर अगर आप किसी को भी 4 पेन दिखाएंगे तो वो बिना सोचे उसके साथ आर लगा देगा ना। इसे ही ऑफ सिलेक्टर की ट्रिक कहते हैं ग्रामर में। ईच ऑफ का अगर हम सीधा सा हिंदी अनुवाद करें तो मतलब बनता है बहुत सारी मौजूद चीजों में से चुन चुनकर किसी एक अकेले की बात करना। यहाँ सिलेक्शन या चुनने की एक प्रोसेस हो रही है। अब लॉजिकली सोचिए, अगर आपको कुछ चुनना है वहां, तो आपके सामने एक से ज्यादा ऑप्शंस यानी प्लूरल आइटम्स होने तो चाहिए ना अवेलेबल। इसलिए जो हिस्सा इन ऑप्शंस को बताता है वो हमेशा प्लूरल होता है। जैसे यहां पर 4 पेन्स। ठीक है, ऑप्शंस हमेशा प्लूरल रहेंगे क्योंकि चुनना है। पर अब सोचिए, चुना आखिर कितनों को गया उन 4 में से। ईच का धर्म या रूल है कि वो सिर्फ एक को ही चुनता है एट अ टाइम। तो क्योंकि चुनने वाला हिस्सा सिर्फ एक अकेले इंडिविजुअल को दर्शाता है, उसके ठीक आगे आने वाला एक्शन यानी हमारी वर्ब, उसको भी हमेशा सिंगुलर ही होना पड़ता है रूल के हिसाब से। वो सेंटेंस एक्चुअली हमसे ये कहना चाहता है, इन 4 पेन्स में से हर एक इंडिविजुअल पेन का रंग रेड है, और इसी सिंगल फोकस की वजह से वहां इज आता है। मैं समझ गई इसको। बहुत सारों में से किसी एक को चुनना। तो हर हालत में वर्ब वहाँ इज, हैज या बिना एस वाली जो सिंगुलर फॉर्म होती है वही रहेगी। लेकिन यहाँ मैं आपसे इस पूरे आज की डीप डाइव का एक अल्टीमेट ट्रिक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ जरा। पूछिए। अभी आपने पिछले 10 मिनट दिमाग लगाकर मुझे ये समझाया कि ईच इतना ताकतवर दीवार जैसा वर्ड है कि वो जहां भी जाता है उन चीजों को तोड़कर सिंगुलर ही बना देता है। पर क्या इस पूरी इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में एक भी ऐसी स्थिति या कंडीशन बची है जहां सेंटेंस में मुझे ईच भी साफ दिख रहा है वो लिखा हुआ, पर फिर भी आगे चलकर वर्ब उसमें प्लूरल ही लग जाए? और यही सामने आता है इस शीट का सबसे डेडली ट्रैप। सच कहूं तो इसे हम पोजीशन शिफ्ट कहते हैं। जरा गौर से सुनिए इस रूल को। अगर किसी सेंटेंस में ईच शुरू में ना आकर किसी प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल प्रोनाउन के ठीक बाद में अपनी पोजीशन ले ले, सिर्फ और सिर्फ तभी वहां पर आपकी प्लूरल वर्ब आती है, उसके अलावा कभी नहीं। एक मिनट, मेरा दिमाग थोड़ा हिल गया है इस रूल से। पर चलिए एक उदाहरण के साथ इसको टेस्ट जरूर करते हैं। सेंटेंस नोट्स में है, वी ईच हैव अ पेन। अब जरा इसको खुद एनालाइज कीजिए। यहाँ ये सेंटेंस शुरू किस वर्ड से हो रहा है? सेंटेंस शुरू हो रहा है वी से, WE यानी हम, जो कि एक साफ प्लूरल प्रोनाउन है। और ये जो ईच है ना, वो तो उस वी के पीछे छुपा हुआ है, यानी उसकी ठीक बाद में आया है यहाँ पे। ठीक कहा आपने, क्योंकि वी इस सेंटेंस में उस ड्राइवर की सीट पर बैठा है शुरुआत में, और वो खुद में प्लूरल है। तो इस बार बेचारा ईच वहां आकर उसको तोड़ नहीं पाता। सब्जेक्ट पूरी तरह से प्लूरल ही रह जाता है पावर में। इसलिए आगे हैव यानी प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करना पड़ता है हमें। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने पेन चलाते वक्त गलती से इनकी जगह बदल दी और सेंटेंस में लिख दिया ईच ऑफ अस, तो ईच तुरंत वापस ड्राइवर की सीट पर जंप कर जाएगा और आपका सेंटेंस फिर से सिंगुलर होकर हैज पर आ गिरेगा। वाह, सिर्फ एक वर्ड की जगह बदली और पूरी की पूरी ग्रामर का मूड बदल गया वहां। ये सच में किसी मजेदार क्रॉसवर्ड या पजल जैसा है, जिसे बस थोड़े से ध्यान और क्लियर फोकस से इजीली एग्जाम में सॉल्व किया जा सकता है। तो इससे पहले कि हम आज का ये लंबा सफर यहाँ समाप्त करें, चलिए इस पूरी चीट शीट का ना एक क्विक सार निकाल लेते हैं और उस फाइनल मास्टरी चेकलिस्ट को हमारे सुनने वालों के लिए याद दिला देते हैं। ये ऐसी 3 सबसे आम गलतियां हैं जिनसे आपको हमेशा बचना है। नंबर 1, वर्ब के आखिरी में एस देखकर उसमें मैथ वाला लॉजिक मत लगाना और ये सोचना कि ये तो प्लूरल है। ये एग्जाम का सबसे बड़ा धोखा है। वर्ब में एस लगने से वो एकदम अकेली यानी सिंगुलर हो जाती है। एस यानी सिंगुलर, यही बेसिक रूल है। बिल्कुल ठीक। और नंबर 2 है ये गलती सोचना कि सब्जेक्ट के हिसाब से हर वर्ब में बदलाव आना लाजमी ही है। अपनी यादें ताज़ा रखिए कि नीडेंट और डेरेंट जैसे जो बाउंड्री पर खड़े मार्जिनल ऑक्सिलरीज थे, उनमें कभी जिंदगी में एस नहीं लगता,
चाहे उनके ठीक सामने खड़ा सब्जेक्ट अकेला ही क्यों ना चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हो, जब तक कि उसमें से वो नॉट वाला हिस्सा हट नहीं जाता। और नंबर 3, हमारा वो स्टेज प्ले वाला मल्टीवर्स मोड। जब भी आप बोलचाल में कोई ऐसी विश कर रहे हो जो बिल्कुल सच नहीं है, बस काल्पनिक है, तो वहां चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, वर की ही कॉस्ट्यूम उस वर्ब को पहनाई जाएगी। आई विश आई वॉज बोलना ग्रामर के दुनिया में एक क्लासिक बिगनर मिस्टेक मानी जाती है। तो इस पूरे डिटेल्ड मटेरियल का एक गोल्डन टेकअवे आपके हिसाब से आखिर क्या निकलता है? देखिए, सबसे बड़ा लेसन यही है कि सिंटैक्स यानी ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये सिर्फ रोट मेमोराइजेशन यानी बिना समझे रटने का खेल नहीं है। ये किसी भी सेंटेंस के प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट और उस सब्जेक्ट की सही स्टेट को पहचानने का एक स्मार्ट खेल है। एक बार आपने इस लॉजिक की इंटरनल वर्किंग मैकेनिज्म को ठीक से समझ लिया ना, तो फिर एग्जाम की छोटी-मोटी ट्रिक्स आपको सेंटेंस में कभी नहीं उलझा पाएंगी। ये थे सॉलिड ग्रामर के वो ठोस नियम जो एग्जाम पेपर्स या किसी भी प्रोफेशनल ईमेल्स के लिए ना पत्थर की लकीर माने जाते हैं। अगर आप ऐसे ही तैयारी करते रहे तो सफलता निश्चित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मंजिल विद अंसारी, यही है आपकी मंजिल। क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।